ये गरीब मुल्क की कहानी है। ऐसा मुल्क जिसके पास कोई ख़ास वसाइल नहीं थे, लेकिन इंसान ने उसे दुनिया की सबसे मजबूत मईशतों में शामिल कर दिया। मुख्तसर बात यह है कि हमने ऐसे ममालिक के बारे में सुना है जो कभी कॉलोनाइजेशन का शिकार नहीं हुए और शुरू से आज़ाद थे। हमने ये भी सुना है कि कुछ ममालिक ने अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी और फिर आज़ाद हुए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जिस पर ज़बरदस्ती आज़ादी मुसल्लत की गई हो और उसने कहा कि नहीं, हमें आपके साथ ही रहने दें? जी हाँ, ये एक अजीब कहानी है। ये वही मुल्क है जिसे आज हम सिंगापुर के नाम से जानते हैं, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते कि ये कभी मलेशिया का हिस्सा था। इसकी एक स्टेट थी और ये सब कुछ 1965 में हुआ था। इसी साल ली कुआन यू, जो उस वक्त सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, लाइव टीवी पर आकर रो पड़े। वो खुलकर रो रहे थे। लोग हैरान थे कि आखिर वो क्यों रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि मलेशिया ने फैसला किया था कि सिंगापुर को अपने यूनियन से निकाल दिया जाए और उस पर ज़बरदस्ती आज़ादी मुसल्लत कर दी जाए। उस वक्त सिंगापुर एक बहुत गरीब इलाका था। वहाँ कोई कुदरती वसाइल नहीं थे, ताकि पीने का साफ पानी भी नहीं था। लिटरेसी रेट भी बहुत कम था और मुल्क में शदीद एथनिक टेंशन मौजूद थी। एक तरफ मलेशिया था जो मलेशिया के असल बाशिंदे थे और मुसलमान थे, और दूसरी तरफ चाइनीज़ माइग्रेंट और इंडियन थे। अब सवाल ये है कि मलेशिया ने सिंगापुर को अपने इतिहास से निकालने का फ़ैसला क्यों किया। वजह ये थी कि सिंगापुर में चाइनीज़ और इंडियन असल के लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा थे। मलेशियन कौम परस्तों का ख्याल था कि ये लोग उन पर बोझ हैं। वो कहते थे कि इन लोगों ने मुल्क की इकनॉमी पर कब्जा कर लिया है क्योंकि उनके पास बिजनेस में बहुत स्किल्स हैं। अगर उन्हें रहने दिया गया तो वक्त के साथ ही पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। तो उनका हल क्या था? उन्होंने कहा, उनको निकाल दो और कह दो कि जाकर अपना अलग मुल्क बना लो। अब ली कुआन यू ने इस बड़े क्राइसिस में अपने मुल्क को बचाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उनके आंसू इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे कि वो अपने लोगों को हमेशा के लिए गरीब नहीं रहने देंगे। सबसे पहले उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक विजन बनाया और करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की, क्योंकि जब तक मुल्क में करप्शन हो आप एक मजबूत इकनॉमी नहीं बना सकते। ली कुआन यू ने एक बैलेंस स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने ना तो इकनॉमी को मुकम्मल तौर पर खोल दिया कि हर कंपनी जो चाहे करे, और ना ही उसे मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की कंट्रोल में दिया कि हुकूमत ही सब कुछ चलाए, बल्कि उन्होंने खास स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे प्लानिंग कहा जाता है। उन्होंने सेंट्रल प्लानिंग का एक हिस्सा स्मार्ट बनाया, यानी वो कंपनीज को गाइड करते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही उनके काम में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करते थे। हुकूमत ने फॉरेन कंपनीज को इनकरेज किया कि वो सिंगापुर में फैक्ट्रीज लगाएं, ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ वो इंडस्ट्रीज़ जो ऑयल से रिलेटेड हों। अब ज़रा इमेजिन करें, इस मुल्क के पास खुद एक भी बैरल ऑयल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऑयल रिफाइनिंग शुरू की, पेट्रोकेमिकल्स बनाना शुरू किए और ऑयल से बनने वाली चीज़ें जैसे प्लास्टिक और कपड़े तैयार करने लगे। इसके साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया, जो बाद में जाकर मुल्क की इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई। ये सारा सिस्टम एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा था जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट, यानी चीज़ें मुल्क में बनाओ और फिर बाहर बेचो। इससे वर्क फोर्स को जॉबें मिली और इकॉनमी तेज़ी से ग्रो करने लगी। लेकिन ली कुआन यू जानते थे कि सिर्फ इंडस्ट्री काफ़ी नहीं होगी, इसलिए सिंगापुर गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को भी प्रमोट किया और साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी डेवलप किया, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज़। उन्होंने एक इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि दुनिया के बड़े बड़े बैंक खुद सिंगापुर आने लगे। और आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं, दुनिया के सबसे बड़े 5 पोर्ट्स में से 4 चाइना में है और एक सिंगापुर में है। और सिंगापुर का पोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, जबकि कुछ अर्से पहले तक ये नंबर 1 पर था। 1974 में सिंगापुर ने सॉवरिन वेल्थ फंड बनाया जिसका हजम $350 बिलियन था। फिर 1981 में एक और फंड बनाया जिसका हजम $450 बिलियन तक पहुंच गया। हुकूमत ने आवाम के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए और लोगों को सस्ते दामों घर दिए। आज तकरीबन 85% सिंगापुरियंस के पास अपने घर या अपार्टमेंट्स हैं, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा रेशो में से एक है। सिंगापुर दुनिया के कम तरीन करप्शन वाले ममालिक में शामिल है और हमेशा ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में टॉप 5 में आता है। अब सवाल ये है कि सिंगापुर की कामयाबी का असल राज क्या है? ली कुआन यू, जिन्हें इस मुल्क का आर्किटेक्ट और फाउंडर कहा जाता है, उनके मुताबिक जवाब सिर्फ एक है, एजुकेशन और इंसान में इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर ने ये समझ लिया था कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया
कि उनकी असल दौलत एजुकेशन होगी। आज सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में शुमार किया जाता है। अक्सर ग्लोबल रैंकिंग में ये पोजीशन टॉप पर आती है। यहाँ तक कि स्टडी के मुताबिक सिंगापुर के 8 ग्रेड के स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 15 साल से भी कम होती है, उनकी तालीम कुछ अरब ममालिक के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बराबर होती है। अब आते हैं एक अहम पॉइंट की तरफ, पर कैपिटा इनकम, फी फर्द की आमदनी। सिंगापुर में 1965 में पर कैपिटल इनकम सिर्फ $450 सालाना थी और आज यही इनकम बढ़कर तकरीबन $60,000 तक पहुंच चुकी है। सोचें ये कुछ कितने अरसे में हुआ है, सिर्फ 50 सालों में। ली कुआन यी एक ऐसे लीडर थे जो वेस्ट के साथ अलाइन भी थे, लेकिन अंधाधुन उनकी बातों को मानने वाले नहीं थे। वो इस बात पर डटे हुए थे कि वेस्टर्न स्टाइल सिंगापुर की डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहां 1959 से एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत कर रही है, जिसे कहते हैं पीपल्स एक्शन पार्टी। ली कुआन यी का कहना था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी हमारी एशियन वैल्यूज़ के खिलाफ है। वो कहते थे हमें पता है हमें क्या करना है, हम फोकस करेंगे डेवलपमेंट और इकनॉमी पर। फिर उन्होंने कंट्रोवर्शियल कदम भी उठाया। 1990 में जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ा तो अपने बेटे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया और फिर 2004 में उनका बेटा खुद सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज भी सिंगापुर का इकोनॉमिक मॉडल पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ख़ास तौर पर चाइना के लिए। चाइना को ये आइडिया कब आया? जब उसने फैसला किया कि वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेगा और प्योर कम्युनिज्म और सोशलिज्म से हटकर प्रैक्टिकल मॉडल अपनाएगा। 1979 में चाइना के उस वक्त के सदर डेंग जियोंगपिंग सिंगापुर आए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि चाइना भी सिंगापुर जैसा बन जाए। कहा जाता है कि ली कुआन यी ने उन्हें मशवरा दिया कि पहले 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ, वहाँ सिंगापुर मॉडल आजमाओ, फिर उसे पूरे चाइना में फैला दो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि जब 2016 में ब्रेक्जिट और ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ने का फैसला किया तो ब्रिटिश ऑफिशियल से पूछा गया कि अब आपका इकोनॉमिक फ्यूचर क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया हम सिंगापुर जैसा बनना चाहते हैं। अब आपके जहन में शायद ये बात आ रही हो कि सिंगापुर कोई बहुत बड़ा मुल्क होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सिंगापुर का टोटल एरिया सिर्फ 750 स्क्वायर किलोमीटर है। इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 5 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ ना कोई ट्रैफिक का मसला है और ना पॉपुलेशन का क्योज, बल्कि सिंगापुर दुनिया के साफ तरीन शहरों में शुमार होता है। बल्कि अक्सर उसे दुनिया का सबसे साफ शहर कहा जाता है। लेकिन सिंगापुर को हमेशा वेस्टर्न मीडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मसलन एक कानून है कोड़े मारने की सज़ा। सिंगापुर के लोग मानते हैं कि कुछ जुराइम के लिए ये सज़ा जेल या फाइन से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बात वेस्टर्न मीडिया को पसंद नहीं आई, लेकिन ली कुआन यू अपने फैसले पर कायम रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस कानून पर हुई वो था च्युइंगम की सेल पर पाबंदी। जी हाँ, सिंगापुर में च्युइंगम बेचना मना है। दूर से देखें तो ये कानून थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसके पीछे असल वजह ये थी इकनॉमी और क्लीन लाइन्स। सिंगापुर गवर्नमेंट क्लीन लाइन्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और जब लोग च्युइंगम सड़कों पर फेंकते थे तो हुकूमत को सफाई के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। लेकिन 1992 में हुकूमत एक हद तक पहुंच गई, क्योंकि उसी वक्त मेट्रो सिस्टम को ऑफिशियली खोला गया। अब मसला ये हुआ कि कुछ लोग मेट्रो के दरवाजे पर च्युइंगम चिपकाने लगे, जिसकी वजह से दरवाजे प्रॉपर्ली बंद नहीं होते थे और सिस्टम में बार बार प्रॉब्लम आने लगी। यहाँ आकर हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया और च्युइंगम की सेल को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया। इस कानून ने वेस्टर्न मीडिया में बहुत शोर मचाया। मसलन बीबीसी ने ये कहा कि यह फैसला क्रिएटिविटी को कम कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक च्युइंगम खाने से सोचने में मदद मिलती है। लेकिन सिंगापुर गवर्नमेंट अपने फैसले पर कायम रही। लेकिन बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से 2004 में उन्होंने इस लॉ को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। कुछ कंडीशन के साथ च्युइंगम की इजाज़त दे दी गई। सिंगापुर की कामयाबी की कहानी आज भी जारी है और ये ख़त्म नहीं हुई। हालांकि इस मुल्क के फाउंडर और लीडर यानी ली कुआन यी 2015 में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ इकोनॉमिक मॉडल आज भी जिंदा है।